our society, in its wisdom, has created this marriage institution. It is more prevalent in India and less in the rest of the world, particularly in Europe. So I shall be very comfortable in talking to you in English as well as in Hindi, which is known as English, mixed language. उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और आप लोग भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना, क्योंकि वी आर नॉट अंग्रेज, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर ओन मदर टंग। जैसे पंजाबी लोग जो आपस में दो लोग मिलते हैं खुशी खुशी करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह बंगाली भी करते हैं, तमिल भी करते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लोग करते हैं। अपनी अपनी लैंग्वेज में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मेन मकसद यहाँ पर ये है कि जो लॉ है रिलेटिंग टू मैरिज वो समझ में आ जाना चाहिए। हम में से जो हमारे सामने बैठे हैं, अभी रिसेंटली हमने एक केस डाइवोर्स का किया। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स का पिटीशन डाला एडल्ट्री के ग्राउंड पर। अब सेक्शन 13 में जो एडल्ट्री का ग्राउंड है वो ये है कि जब कोई हस्बैंड वाइफ के अलावा दूसरे से, थर्ड पर्सन से, अदर देन स्पाउस, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो वो एडल्ट्री है। अब इसकी डायरेक्ट एविडेंस बहुत कम होती है। डायरेक्ट तो तब हो सकती है जब किसी ने उस रूम में सीसी कैमरा लगा रखा हो या कोई बैठ के वीडियो बना रहा हो कहीं से छुपी जगह से, तब तो डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है। या वाइफ ने एलिगेशन लगाया, हस्बैंड ने उसे कंसीड कर लिया एंड वाइस वर्सा। अदरवाइज इस एक्ट की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। तो पार्टी ने डाइवोर्स के केस में हस्बैंड के लॉयर ने क्लोजनेस शो करी कि सुबह मॉर्निंग वॉक में वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर पार्क में घूम रही थी। इसकी एविडेंस दे दी। इसकी एविडेंस दे दी कि फोन में रात को 12 बजे किसी से बातें कर रही थी। इसकी एविडेंस आ गई। इसकी भी एविडेंस आ गई कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटर में बैठकर राजस्थान स्कूटर छोड़ने गई थी, फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान। तो वो भी एविडेंस आ गई। ये भी एविडेंस आ गई कि खिड़की से हमने देखा सीढ़ियों से उतरते हुए कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो पलंग पर बैठी थी। ये सारी एविडेंस आ गई, पर जो एडल्ट्री की जो मेन डोमिनेटिंग एविडेंस होती है वो नहीं आई। मैंने यही आर्गू किया कि ये सब बातें अनुचित हो सकती हैं, लेकिन डाइवोर्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। जब लेजिस्लेचर ने एडल्ट्री वर्ड यूज किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि हेलो हाय कोई कर रहा है, दोस्ती है, बातचीत कर रहा है, हाथ मिला रहा है, सामने हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ये नहीं है। क्योंकि जब तक उनके फिजिकल रिलेशनशिप ना हो, फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब जो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच होती है, जिसको मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप आप कह सकते हो, तो वो जब तक उसकी एविडेंस ना हो तब तक मैरिज को भंग नहीं किया जा सकता। इस ग्राउंड पर ये ग्राउंड नहीं हो सकता, ये एडल्ट्री प्रूव ही नहीं होगी। चाहे वो ये भी एविडेंस आ जाए कि दोनों बिस्तर में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे, तो भी ये एडल्ट्री की एविडेंस नहीं है। चाहे वो ये भी एविडेंस आ जाए कि दोनों ने एक दूसरे को गले में गुत्था कर रखा था, एम्ब्रेस कर रखा था, तो भी ये एडल्ट्री नहीं है। इट मे बी क्वाइट ऑब्जेक्शनेबल, आई एग्री, लेकिन एडल्ट्री तो नहीं है। तो इसलिए एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि मैरिज को भंग करने के लिए
बहुत स्ट्रिक्ट एविडेंस चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं चाहिए। सस्पिशन और स्पेकुलेशन चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, इट कैन नॉट प्रूव द फैक्ट, इट कैन नॉट प्रूव द नेसेसरी फैक्ट जिससे मैरिज उनकी डिजॉल्व कर दी जाए। ये केस तो जज साहब ने, फैमिली कोर्ट के जज थे, उन्होंने हस्बैंड का पिटीशन खारिज कर दिया, क्योंकि एडल्ट्री की जो डायरेक्ट एविडेंस है, जिसमें या मैंने कहा ना कि उनको सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हुए दिखाएं, तब तो ठीक है, और नहीं तो नहीं चलेगा। अब हम टेक अप कर रहे हैं। अभी हमने मैरिज इंस्टीट्यूशन का इंट्रोडक्शन आपको दिया कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अवर सोसाइटी। अब हमारे यहाँ तमाम कम्युनिटीज रहती हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, ज्यूज भी हैं। हम आज सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज और सबके स्पेशल एक्ट हैं, हिंदू मैरिज एक्ट टेकअप कर रहे हैं। इनिशियली जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, तो उससे पहले हमारे पास हिंदू लॉ अनकोडिफाइड था। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट एनेक्ट हुआ, लेकिन उसका एक एनेक्टमेंट 1872 में भी हो चुका था। 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जो सेकुलर एक्ट था, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता था, मतलब मेल और फीमेल दोनों आपस में, उनकी एज अगर 18 साल और 30 साल हो चुकी है तो वो शादी के बंधन में बंध सकते थे, और वो रजिस्ट्रार के सामने खाली दस्तखत होते थे, दोनों की फॉर्मेलिटी कागज की भरी जाती थी, और वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है रजिस्ट्रार के दफ्तर में होती थी मैरिज ऑफिसर के, वो रजिस्ट्रेशन ही सफिशिएंट मानी जाती थी एज ए सॉल्वेनाइजेशन ऑफ मैरिज। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं के बीच में क्या होता है कि पंडित जी जो है मंत्र पढ़ते हैं, ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों बैठे होते हैं, उनके फेरे होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। सिखों में 4 स्टेप्स होते हैं, हमारे यहाँ 7 स्टेप्स होते हैं, और कहीं और दूसरे ट्राइबल एरियाज में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, सभी जगह 7 स्टेप्स न हो ये पॉसिबल है। तो सेक्शन 7 में ये है ना कि कस्टम जो दोनों पार्टियों में से किसी एक के कस्टम अगर फॉलो हो जाते हैं तो वो मैरिज वैलिड है, बशर्ते कि दोनों पार्टीज हिंदू हों। अगर एक हिंदू लड़का एक क्रिश्चियन लड़की से या मुस्लिम लड़की से या ज्यू लड़की से या पारसी से शादी करता है, यानी फेरे लेकर के मंडप में शादी करता है, तो वो शादी वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 5 कहता है कि जो मैरिज है हिंदुओं की वो बिटवीन 2 हिंदूज होनी चाहिए, एक मेल एक फीमेल, दोनों हिंदूज होने चाहिए। और इसमें कुछ राइडर्स लगे हुए हैं कि 2 हिंदू हैं तो शादी कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है, पर अगर उनमें से एक कोई पहले से शादीशुदा है और लेडी मैरिड है, तो वो मैरिज होने से उसकी हिंदू होना का क्वालिटी तो नहीं खत्म हो जाएगी, वो तब भी हिंदू रहेगा, जब शादीशुदा है तो भी हिंदू रहेगा, पर वो तब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोगॉमी का कंसेप्ट है हमारे सिस्टम में जो हिंदू मैरिज एक्ट है। मोनोगॉमी का मतलब है एक आदमी और एक औरत दोनों शादी कर सकते हैं, एक साथ न पत्नी 2 पति रख सकती है और न ही पति जो है वो 2 पत्नियां रख सकता है। एक जब हमारे यहाँ वो है मोनोगॉमी है, एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ चक्रौता में उत्तराखंड में वो पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री का मतलब ये है कि एक वाइफ और कई पति उसके हो सकते हैं। वहाँ लड़कियों का अभाव है, तो उनकी सोसाइटी ने एक कस्टम इवॉल्व कर लिया है कि परिवार में जितने भाई हैं लड़के हैं तो उसमें से एक के साथ शादी हो जाती है और वो पत्नी सभी की होती है, जो भी भाई हैं जितने, और उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा, हाँ, उस तरह से वो उसको बुलाते हैं, पर एक पत्नी और कई पति होते हैं।
उसका रीजन क्या है कि वहाँ लड़कियों की कमी है। कमी क्यों है? इसलिए नहीं है कि वहाँ लड़कियां पैदा नहीं होती, लड़कियां तो पैदा हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ का रिमोट एरिया है, तो उनको अगर मैरिज के बेटर प्रॉस्पेक्ट कहीं प्लेन से मिलते हैं, जैसे मेरठ से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, वहाँ उनको अगर ऑफर मिल गया, शादी का प्रपोजल आ गया, तो वहाँ की लड़कियां वहाँ बेटर ऑस्पेक्ट समझते हुए उससे शादी कर लेती हैं और जॉन्स और बाबर से बाहर चली जाती हैं। तो जॉन्स और बाबर की करीब करीब 50% गर्ल्स बाहर शादी कर लेती हैं, तो वहाँ संख्या कम हो जाती है। तो उनके सोसाइटी ने ये पॉलियंड्री सिस्टम और इसको जस्टिफाई किया है द्रौपदी के विवाह से। महाभारत में पांडवों की पत्नी थी ना, सामूहिक पत्नी थी वो पांचों भाइयों की। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी, तो अपने ऐसे रिवाज को उन्होंने द्रौपदी के साथ जोड़ा हुआ है, पर है ये लोकल कस्टम, पॉलियंड्री। और इसके अपोजिट भी कहीं हो सकता है ट्राइबल एरियाज में, कहा कि एक हस्बैंड है, उसकी तमाम पत्नियां हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा तो हमारे समाज में बहुत पहले होता था। हर जो प्रॉस्परस आदमी था, जब तब कारें और बड़ी बड़ी कोठियां तो होती नहीं थी, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी वो कैसे डिस्प्ले करें, तो एक से ज्यादा वो विवाह करते थे। और ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण के भी 8 रानियां थीं जो ब्याहता थी, जिनके साथ फेरे हुए थे उनके। वैसे तो 16,008 बताई जाती हैं, पर 16,000 को तो उन्होंने स्टेटस कन्फर किया था, उनके साथ मसूरी घूमने नहीं जाते थे वो। लेकिन 8 जो थी वो ब्याहता थी, जिनके साथ बाकायदे विवाह हुआ था। इस तरह से हमारे यहाँ मोहम्मद साहब की 11 पत्नियां थी, हमारे गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ जो रामचंद्र जी के पिता हैं उनके 3 रानियां थी। ये सब जानते हो, ऐसा हमारे देश भर में था, क्योंकि अपनी प्रॉस्पेरिटी को डिस्प्ले करने का उस जमाने में यही एक तरीका था। अब के हरम हमारा भरा रहे, हमारे पास 10-10 पत्नियां हैं, 20-20 हैं। मुस्लिम पीरियड में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा था, मतलब 100-100 रानियां हो सकती थी। वाजिद अली शाह के 360 थी, तो महाराजा पटियाला को ईर्षा हुई, तो उन्होंने कहा हमसे ज्यादा कैसे कर सकते हैं, वो तो उन्होंने 365 से विवाह किया। महाराजा पटियाला के गूगल खोल के देख लेना, 365 वाइफ थी, 365। हमारे वकीलों को तो एक के लिए मुश्किल पड़ रही है, लेकिन उनके 365 रानियां। महाराजा पटियाला जो मुख्यमंत्री है ना, इनकी दादा की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, इनके ग्रैंडफादर जो थे उनके 365 रानियां थी, और वाजिद अली शाह के 360 थी। तो इसलिए उस जमाने में प्रॉस्पेरिटी को डिस्प्ले करने का यही तरीका था कि समाज की इसकी बुराई का, आदमी को तो मजे आ जाते थे, उसकी तमाम पत्नियां हैं, लेकिन वो जो पत्नियां थी आपस में, उनके साथ बहुत बीतती थी, बुरी बीतती थी, क्योंकि उनमें इंटर सी कंपटीशन होता था कि पति के नजदीक कौन ज्यादा रहे, उसकी सेवा कौन ज्यादा रहे। तो उनमें आपस में ही कलह बनी रहती थी, पत्नियों में, और बड़े दुख में रहती थी। तो समाज की इस बुराई को दूर करने के लिए 1955 में ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, और उसमें मैरिज का कंसेप्ट रखा कि मोनोगॉमी को एक्सेप्ट किया, कि एक आदमी की केवल एक पत्नी होगी और एक पत्नी की एक एक पति होगा, और अगर उसकी आपस में नहीं बनती है तो डाइवोर्स ले ले, हस्बैंड या वाइफ। पर डाइवोर्स यूनिलेटरल नहीं है। सेक्शन 13 में जो डाइवोर्स का पिटीशन तभी फाइल हो सकता है, जो सेक्शन 13 में जो डिसेबिलिटीज दी गई हैं कि आपने अपना अधिकार खो दिया है पत्नी के प्रति, अब पत्नी ऐसे ऐसे तुमने बुरा आचरण किया है जिसके कारण से पत्नी को राइट क्रिएट हो गया है सेक्शन 13 में, कि वो कोर्ट में जाकर अपनी मैरिज को डिजॉल्व करा ले। पर अगर आपका व्यवहार भगवान राम की तरह है, सज्जन है, बिल्कुल बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नी का, कोई बुरे काम नहीं करते, तो फिर पत्नी को कोई अधिकार नहीं है सेक्शन 13 में कि वो डाइवोर्स ले सके। अब इस कमी को 1976 में, Just a short break, as I had informed
we will need to do a little update on Zoom. So I'll just close the new link and I'll give you another link. Sorry for the inconvenience, and we'll start again. अभी हमने बताया था आपको कि हिंदू मैरिज सॉलोनाइज की जा सकती है बिटवीन टू हिंदूज। पहली शर्त तो ये है कि दोनों पार्टियां हिंदू होनी चाहिए, पर हिंदू होने से आपको शादी करने का लाइसेंस नहीं मिल गया, उसकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि दोनों पार्टियां जो हैं वो सिंगल स्टेटस हो, आइदर ऑफ द पार्टी का कोई हस्बैंड या वाइफ लिविंग ना हो। और इस बात को समझ लो कि मान लो किसी की वाइफ को चोट लग गई है, बीमार हो गई और हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी है, और थोड़े दिन से नहीं 6 महीने से कोमा में पड़ी है, तो उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। हालांकि वर्चुअली जब 6 महीने से कोमा में है तो वो शादी ही नहीं रह गई है, वर्चुअली वो हॉस्पिटल में है, वो घर में है, लेकिन फिर भी आप शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तो वो जीवित है संसार में। जब वो चली जाए तब इस पर विचार कर लेना कि आपको करना है कि नहीं करना। तो पहली बात तो ये कि दोनों सिंगल स्टेटस होने चाहिए, चाहे वो डाइवोर्सी हो, चाहे विडोवर हो, हाँ, चाहे शादी हो चुकी हो चाहे ना हुई हो, पर जिस दिन शादी करने आप जाएं उस दिन दोनों का सिंगल स्टेटस होना। दूसरा ये कि इसके अलावा 4 चीजें सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में और दी गई हैं, जो हमारा असिस्टेंट जो है वो उनको पढ़ के सुनाएगा सेक्शन 5 को, और उसको आप लोग पहले सुनो और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Section 5 is conditions for a Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, first, neither party has a spouse living at the time of the marriage. Second, at the time of the marriage, neither party A is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or though capable of giving a valid consent, has been suffering from a mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for the marriage and the procreation of children, or has been subject to recurrent attacks of insanity. Third, the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage. The parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. The parties are not sapindas of each other unless the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two. अब इसमें पहला ग्राउंड जो लिविंग स्पाउस का है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा ग्राउंड जो है वो मेंटल एबिलिटी का है कि वो आइदर ऑफ द पार्टी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में अब जो गार्जियन का इंटरफेरेंस था कि उनकी अगर लड़का माइनर है लड़की माइनर है तो गार्जियन की कंसेंट से शादी हो जाती थी अप टू 1976। उसके बाद अमेंडमेंट आया और उन्होंने सेक्शन 6 को रिपील कर दिया, गार्जियनशिप के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया, लेकिन कंसेंट अभी भी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ यानी ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम की कंसेंट के बिना शादी नहीं हो सकती। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि वो कंसेंट देने की कैपेसिटी ही नहीं रखते, जैसे कि ऐसा कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, पागल है, आइदर ऑफ द पार्टी, मानसिक बीमारी है, वो पागल है, तो उनकी कंसेंट कोई कंसेंट ही नहीं होगी। दूसरा ये
वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं, पागल तो नहीं है, पर मानसिक बीमारी है उनको, और उसका परिणाम ये है कि वो शादी के लिए अनफिट हैं, क्योंकि वो बच्चे उनसे जन्म नहीं हो सकता उनका। तो मैरिज का एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि बच्चों को जन्म होना चाहिए, नहीं दुनिया कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा। और तीसरा है कि उसमें पागलपन के रेकरिंग अटैक्स होते हैं। ये सब तीनों कारण जो है उनको सही ढंग से, जो अपने मन की बात है कि हम शादी करना चाहते हैं, तो वैलिड कंसेंट देने की कैपेसिटी छीन लेते हैं। तो इन तीनों ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड हो तो ये मैरिज जो है वो ठीक नहीं मानी जाएगी। सॉलमनाइज कर सकते हो आप, लेकिन ऐसी मैरिज जो है वो एडेबल होगी। तो अब आप आ जाइए इसके बाद सेक्शन वो 5 की सब सेक्शन 3 जो है वो उम्र से संबंधित है कि लड़के की उम्र यानी ब्राइड ग्रूम की उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ मैरिज, और 18 साल ब्राइड यानी लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। और वो दोनों अगर हिंदू हैं तो मैरिज सॉलोनाइज हो सकती है, बशर्ते कि वो सपिंडा और प्रोविटेड डिग्री में कवर न होते हों। अब हुआ क्या कि ये जो क्लास 3 है, अगर इसका उल्लंघन हो जाए, जैसे अगर दूल्हे मियाँ 25 साल के हैं यानी ब्राइड ग्रूम 25 साल के हैं और लड़की है 10 साल की, तो शादी तो हो जाएगी, सारा इंतजाम घर वाले कर देते हैं, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, दोनों ने फेरे ले लिए, शादी हो गई। और ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक न तो ये वॉइड है, न ये वॉइडेबल है। और अगर लड़की की उम्र 15 साल से ऊपर है तो इस ग्राउंड में तलाक भी नहीं हो सकता था। लड़की अगर 15 साल से छोटी है तब तो इस ग्राउंड पर तलाक हो जाएगा। सेक्शन 13 में दिया हुआ है, क्लास 4 में लास्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 13 का जो लास्ट क्लास है ना, दो भागों में बटा हुआ है, 1 और 2 सब सेक्शन में। 1 जो है वो दोनों के लिए ग्राउंड्स हैं, और जो सब सेक्शन 2 में 4-5 ग्राउंड दिए हुए हैं वो केवल फीमेल के लिए अवेलेबल हैं। तो उसी फीमेल वाले में अगर लड़की की उम्र 15 साल से कम है तो इसी ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन लड़की की उम्र मान लो 16 साल है, 15 से एक दिन भी ज्यादा है मैरिज के दिन, मैरिज वाले दिन अगर एक दिन भी ज्यादा है 15 साल से, तो सेक्शन 13 का ग्राउंड डाइवोर्स का भी खत्म हो गया। तो इस कमी को महसूस किया गया और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है पार्लियामेंट ने पास किया। अब उसमें अगर छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है तो शादी वाइड तो नहीं है, वाइड नहीं है, पर वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। माइनर का मतलब जो चाइल्ड था, लड़की 18 साल से छोटी थी तो लड़की तो उसको चैलेंज कर सकती है, और लड़का अगर 21 साल से कम था तो वो भी उसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो 21 साल तक वो चाइल्ड माना गया है। इसमें प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में 21 साल तक लड़का चाइल्ड है। और यद्यपि वो मेजर हो गया इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत, लेकिन मैरिज के लिए वो छोटा है, 21 साल होना चाहिए। लड़की के केस में क्या है कि 18 साल में वो मैरिज के लिए भी बालिग हो गई, और इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत भी वो 18 साल की हो गई तो बालिग हो गई। तो अब प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट डाला गया, और ये जो कमी थी हिंदू मैरिज एक्ट की, वो सेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में इसको वाइडेबल डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर किया गया? वाइडेबल। अब मान लो चाइल्ड की मैरिज की छोटी उम्र है, मान लो लड़की की उम्र 17 साल है और लड़के की उम्र 22 साल है या 21 साल है, और बाकी सब बातें ठीक है,
तो और लड़की अपनी शादी को बनाए रखना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाए रखे, क्योंकि वो वाइडेबल है, वाइड नहीं है। जो वाइड मैरिज होती है वो तो मैरिज ही नहीं है, लेकिन जो वाइडेबल है वो एट द ऑप्शन। जैसे लालू के प्रदेश में, बिहार में क्या होता था लालू के जमाने में, कि बिहार में जो संपन्न लोग थे वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भेज देते थे, और या वो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ भेज देते। तो बेचारे हॉस्टल में रह करके या किराए में कमरा लेकर यहाँ से पढ़ते थे और आईएएस और आईपीएस हो जाते थे। क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो जब दिल्ली में पढ़ने के लिए आते थे तो वो पढ़ते थे, या तो अपने कमरे में होते थे या तो लाइब्रेरी में होते थे, क्योंकि वो एक लक्ष्य लेकर आए थे कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो ये दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, हॉस्टल में एडमिशन मिल गया उनको, और वहीं रह कर पढ़ाई करते थे। तो उसमें कुछ बच्चे कामयाब हो जाते थे। अब जब वो बिहार जाते थे तो रेलवे स्टेशन, पटना के रेलवे स्टेशन में ही उन लड़कों का अपहरण कर लिया जाता था वहां के गुंडों के द्वारा। अब उनको मालूम रहता था कि फला आदमी का बेटा आईएएस में सेलेक्ट हो गया या आईपीएस में सेलेक्ट हो गया, अब अगर अपनी बेटी की शादी में इससे कर दूं तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। ऐसा सोच करके उसका बिहार में अपहरण हो जाता था लड़के का, और फिर ले जा करके उनकी शादी करा देते थे। अब ये शादी जो है वो वर्ड नहीं है, ये वाइडेबल है सेक्शन 12 में, मतलब नल एंड वाइड डिक्लेयर कराई जा सकती है, क्योंकि ये बाई फोर्स हुई है, बाई फोर्स हुई है, इसलिए सेक्शन 12 में ये शादी नल एंड वाइड है। पर ये शादी कोई डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है इसमें, कि जबरदस्ती हमने लड़के का अपहरण कर लिया और अपनी बेटी के साथ विवाह करा दिया, तो मैरिज वैलिड है। खाली ऑप्शन क्या है कि जिसके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की गई है वो कोर्ट में डालकर पिटीशन सेक्शन 12 का इसको नल एंड वॉइड करा सकती है या करा सकता है, अगर उसके साथ फोर्स यूज हुई है या फ्रॉड यूज हुआ है। अगर उसको लगता है शादी होने के बाद कि जबरदस्ती हमारी शादी जरूर कराई गई है, पर बाकी सब तो ठीक ही है, दहेज में उन्होंने कार भी दिया और सामान भी सब दिया, ट्रक में सब सामान लोड करके लड़की को बिठाया कार में और लड़के को बाकायदे इज्जत के साथ विदा किया कि अब इसको ले जाओ, और ये ध्यान रखना कि मैंने पैर पूजे हैं तुम्हारे, सिर नहीं पूजा। अगर तुमने हमारी बेटी को तंग और परेशान किया तो हमने सिर की पूजा नहीं की है, पैरों की है खाली कन्यादान करते समय, हम तुम्हारा सिर उड़ा देंगे। तो वो बेचारा जो पति देव है ना, नए नए जो बने हैं, वो मारे डर के उस लड़की को प्यार से रखते थे, थोड़े दिन में ये अपहरण सब भूल जाते थे और घर उनका बच जाता था। क्यों? क्योंकि लड़की का पिता जो है वो बिहार का नामी गुंडा है, तो लड़के वाले हिम्मत ही नहीं करते थे। वो लड़के को हमेशा खो देने के बजाय बिना मर्जी की बहू आ गई तो कोई बात नहीं, बहू तो ठीक है ना, खाली जबरदस्ती शादी हुई है, ऐसा सोच करके वो कंडोन कर देते थे उसको। तो सेक्शन 12 जो है में ये मैरिज वाइडेबल है। लेकिन जो अगर उम्र कम थी पहले, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट से पहले, तो ना तो ये वाइड थी, ना ये वाइडेबल थी, और ना ही ये डाइवोर्स का ग्राउंड था लड़के के लिए। लड़की के लिए तो है कि अगर 15 साल से छोटी है लड़की तो उसका विवाह कर दिया गया तो तलाक का ग्राउंड है उसमें सेक्शन 13 में। लेकिन लड़के की उम्र अगर 21 साल से कम है, 18 से कम है, 10 से कम है, 5 से कम है, यहाँ तक कि माँ ने गोदी में भी लेकर के और फेरे करा दिए, तो मैरिज वैलिड है। न तो वो वाइडेबल है, न वाइड है, और न ही डाइवोर्स का ग्राउंड है, क्योंकि लड़का छोटा है, लड़की नहीं। इस कमी को लेजिस्लेचर ने महसूस किया और चुपके से प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास कर दिया। और इस प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में खास बताते हैं बात, ये बेटा सेकुलर एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, ये केवल हिंदुओं पर नहीं रखता, ये हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं
सब पर लागू होता है, मुसलमानों पर भी उतना ही लगता है जितना हिंदुओं पर, ये सरदारों पर भी उतना ही लगता है जितना हिंदुओं पर। और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जो भारत का नागरिक है और भारत में रहता है, उस सब पर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अप्लाई करता है। अगर मुस्लिम कपल अपने धर्मानुसार, अपने कस्टम के अनुसार पुबर्टी अटेन करने के बाद लड़की से शादी कर लेता है, पुबर्टी तो 12-13 साल में हो जाएगी, लड़की अभी 18 की हुई नहीं है, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट उसको मना करता है। पर अगर आपने कर लिया तो वो वाइड नहीं है, ये तो लड़की तय करेगी जिसकी उम्र 18 से कम थी कि वो अपनी मैरिज को चलाना चाहती है कि नहीं चलाना चाहती। और यही ऑप्शन लड़के को भी है, पर दोनों में एक अंतर है। मैरिज में जब लड़की बालिग हो गई 18 साल की, पहले छोटी थी, जैसे ही 18 साल की हो जाएगी वैसे ही उसको 2 साल मिलेंगे, सेक्शन 3 में ही लिखा हुआ है 2 साल, सेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, सेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इसको नोट कर लो, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो उसमें क्या है कि जैसे ही लड़की 18 साल की पूरी हुई, चाहे उसकी शादी 5 साल की उम्र में हो गई हो, 10 साल में, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 17 साल में, पर जैसे ही वो 18 साल की पूरी होती है उसको 2 साल का टाइम मिलता है कि 18 से लेकर 20 तक वो उस चुनौती पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है कि मैं नाबालिग थी, मेरी उम्र 18 से कम थी, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, मैं इस शादी को नहीं मानती, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो अदालत 101% नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी अगर आपकी एज सर्टिफिकेट के मुताबिक 18 से कम है, तो चाहे एक ही दिन कम हो। अगर 17 साल 11 महीने 29 दिन भी है उस दिन जिस दिन तुम्हारी शादी हुई, तो तुम्हें 2 साल का टाइम मिलेगा, अगले दिन से शुरू हो जाएगा तुम्हारा टाइम, तो 2 साल का टाइम मिलेगा। और 20 साल की उम्र समाप्त होने से पहले आपको पिटीशन फाइल कर देना है। वो अदालत चाहे उसको डिजॉल्व करने में 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, वो लगाती रहे, पर तुम्हारा लिमिटेशन 2 साल रहेगा। 20 साल के होने से पहले आप उसको चैलेंज कर दो कि ये मैरिज नल एंड वॉइड है। और इसके बावजूद ऐसा कर सकते हो क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम 17 साल की थी, घर वालों ने तुमको जेवर वेवर पहना करके, कपड़े उपड़े सजा करके कार में बिठा कर ससुराल भेज दिया, वहां आप 1 साल रही, 1-1.5 साल, और वहां आपको एक बच्चा पैदा हो गया। तो बच्चा पैदा होने के बावजूद आप इसे 20 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले पहले चैलेंज करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती हो, चाहे बच्चा आपका 1 पैदा हुआ हो, चाहे 2 पैदा हुए हो, चाहे 3 पैदा हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए चिंता न करें आप, बच्चे सब लेजिटिमेट होंगे और अपने बाप की संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार होगा बच्चों का। दूसरी बात ये कि बच्चों का और तुम्हारा मेंटेनेंस सेक्शन 4 में तुमको तब तक मिलता रहेगा जब तक तुम दोबारा शादी करने का फैसला नहीं करती। जब दूसरी शादी कर लोगे तो मेंटेनेंस खत्म, और नहीं तो तुम्हारा और बच्चों का दोनों का मेंटेनेंस उस आदमी से मिलता रहेगा जिसने तुम्हारे नाबालिग होते हुए तुमसे शादी करी। बस इसमें यह है खाली कि तुम्हारे पास साधन नहीं होने चाहिए अपने, और तुम्हारी कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बर्तन मांजने को नौकरी नहीं कहते, नौकरी उतनी होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी पर्याप्त आमदनी होती हो, जिससे तुम अपना घर और जीवन यापन कर सको। और बच्चों के स्कूल भेजने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वो सब उस आदमी से ले सकते हो जिसने तुमसे विवाह किया था और जिसके वो बच्चे हैं।
अच्छा, और आदमी के केस में एक बहुत खास बात बताता हूँ कि उसे भी 2 ही साल प्राप्त हैं आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। चाइल्ड शादी के लिए तो 21 साल तक है वो बच्चा। 20 साल 11 महीने 29 दिन में विवाह नहीं कर सकता, लेकिन 21 साल चाहिए उसको विवाह करने के लिए। लेकिन इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत वो 18 साल में बालिग हो गया, मेजर हो गया। तो मेजर होने के बाद दोनों को ही 2 ही साल मिलेगा पिटिशन फाइल करने को। उसको 21 साल के बाद 2 साल नहीं है, 18 साल के बाद 2 साल है। सेक्शन 3 पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। उसको नहीं, उसको 2 साल का ही टाइम प्राप्त मिलेगा। अगर सिर हिलाकर आप बता दो तो मैं प्रोविजन पढ़ के सुनवा देता हूं आपको, पर सिर हिला के बताओ ना कि हाँ आप सुनवा दो, क्योंकि आपकी आवाज हमें आएगी नहीं। हेलो, सेक्शन 3 Section 3, लिसन, वी आर रीडिंग। Section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Section 3, child marriages to be voidable at the option of contracting party being the child. Every child marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of the marriage. Provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of marriage. If at the time of filing a petition, the petitioner is a minor, the petition may be filed through his or her guardian or next friend along with the child marriage prohibition officer. The petition under this section may be filed at any time, but before the child filing the petition completes 2 years of attaining majority. While granting a decree of nullity under this section, the district court shall make an order directing both the parties to the marriage and their parents or their guardians to return to the other party, his or her parents or guardians, as the case may be, the money, valuables, ornaments, and other gifts received on the occasion of the marriage by them from the other side, or an amount equal to the value of such valuables, ornaments, other gifts, and money, provided that no order under this section shall be passed unless the concerned parties have been given notices to appear before the district court and show cause why such orders should not be passed. अब आपने सुन लिया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का सेक्शन 3। अब इसमें एक खास बात है कि जो प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 3 का, मैरिज को अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना है तो हस्बैंड या वाइफ जो भी माइनर था वो खुद ही फाइल करेगा पिटीशन। ऐसा नहीं होगा कि शादी तो तुम्हारी हुई और कोई थर्ड पर्सन आकर के, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो फाइल नहीं करा सकते। टेक फॉर एग्जाम्पल कि जो हस्बैंड है वो माइनर है। माइनर कैसे है? वो है 19 साल का और लड़की है 18 साल की, वो है मेजर। ठीक है ना? मैरिज के लिए लड़का है 18 साल का, 19 साल का, और लड़की है 18 साल की, तो शादी हो गई उनकी दोनों की। पर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज के मुताबिक जो ब्राइड ग्रूम है यानी लड़का, उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो एट द ऑप्शन ऑफ द हस्बैंड, यानी वही जो 19 साल का है और लड़की 18 साल की है, लड़की 18 साल की है तो वो तो इसको नल एंड वॉइड नहीं करा सकती क्योंकि वो तो 18 साल की हो गई। लेकिन लड़का चूंकि 21 का नहीं है, इसलिए उसको चैलेंज कर सकता है कि मैं उम्र से छोटा था तो इस शादी को नल एंड वॉइड करा दिया जाए। तो इसको अब हुआ क्या कि हमारे हिंदुस्तान में लड़की पक्ष वाले दहेज देते हैं लड़के वाले को। ऐसा ही रिवाज है। इसके कारण क्या है वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन वो जो दहेज है वो जो दिया गया वो लड़की के ससुराल चला गया। अब अगर शादी को नल एंड वॉइड सेक्शन 3 में कराया जाता है हस्बैंड के द्वारा, तो वो करा सकते हैं।
पर उसके जो घर वाले हैं वो उनके दिमाग में एक छुपा हुआ कारण ये हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने यानी माँ बाप ने तो कार देने का वादा किया था और कार तो दी ही नहीं उन्होंने, तो हम इस शादी को नहीं चलने देंगे। लड़का हमारा 21 साल से कम था, तो लिहाजा ये चाइल्ड मैरिज है और हम इसे चैलेंज करते हैं कोर्ट में। तो वो नहीं कर सकते, लड़का कर सकता है खाली, लड़के के गार्जियन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़का 18 साल से बड़ा है, लड़का 18 साल से बड़ा है, इसलिए उसी को चैलेंज करना पड़ेगा। लड़की के केस में भी यही है कि मान लो लड़की छोटी थी, 15-16 साल की थी, अब उसके घर वालों ने कहा कि लड़के वालों ने तो कहा था कि लड़का हमारा फला जगह इंजीनियर है, ये नौकरी करता है, फला जगह है, और बाद में पता चला लड़की ने आके बताया कि वो तो घर ही में पड़ा रहता है, उसको उसे कोई नौकरी वोकरी नहीं। झूठ बोला उन्होंने। अगर झूठ बोला तो सेक्शन 12 में जाइए आप, उसको फ्रॉड के ग्राउंड पर नल एंड वॉइड कराइए, और सेक्शन 3 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस आधार पर नहीं कि उन्होंने फ्रॉड किया, इस आधार पर कि हमारी उम्र कम थी। जिस पार्टी की उम्र कम होती है वही दावा कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन नॉट एंजॉय हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, कि आपकी लड़की भी 18 साल के ऊपर है और मैरिज को तुम ही डिजॉल्व कराना चाहते हो ना। उनमें से जो एक मैरिज की एज से कम होगा वही केवल उसे चैलेंज कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और डाइवोर्स के मामले में सेक्शन 3 में जो प्रोविजो लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ देते हैं कि एवरी चाइल्ड मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of marriage, provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in a district court only by contracting party to the marriage who was a child at the time of marriage। तो शायद और पिटीशन तो गार्जियन के थ्रू आ सकते हैं, पर मैरिज को डिजॉल्व करने का पिटीशन जो है वो पार्टी जो मैरिज जिनकी हुई है ना उन्हीं के द्वारा फाइल करेंगे, वही करेंगे। क्योंकि उनको हो सकता है उनको लगे मैरिज तो ठीक ही है, काहे को बंद करें, शादी हो गई तो हो गई, शादी हो गई, ससुराल भी हुआ है, नैनीताल भी घुमाए, मसूरी चक्कर काट लिए, अब उसके बाद में शादी बंद करा रहे हो तो दूसरा रिश्ता मिलने में लाखों प्रॉब्लम आ जाएंगी, खासतौर से लड़की के केस में। इसलिए उन्हीं को तय करने दो जो अपनी शादी रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पेरेंट्स भी नहीं। शादी तो बच्चों की हुई है, पेरेंट्स की थोड़ी हुई है। पेरेंट्स तो बाराती थे, हेल्पिंग हैंड। तो शादी अगर जिनकी हुई है वही फैसला करें, जिनको जीवन भर साथ रहना है, कि वो शादी को चलाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये एज के मामले में प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब जो दहेज का सामान है उसके विषय में एक बात बता दूं मैं आपको, जिन लोगों ने एविडेंस एक्ट पढ़ लिया है उसको सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट जरूर पढ़ें। उसमें लिखा है कि जिस बात को लिखत में होना चाहिए था उसकी जबानी एविडेंस आप नहीं दे सकते। जैसे लड़की के माता पिता कोर्ट में आकर अगर ये गवाही देते हैं कि हमने दहेज में इतना रुपया दिया, इतना सामान दिया, कार दी, हाँ, सोफा सेट फर्नीचर दिया, एसी दिया, कपड़े तमाम दिए, ज्वेलरी दिया, तो ये सब एविडेंस माँ बाप आकर के गवाही नहीं दे सकते। क्योंकि प्रोविजन ऑफ वो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में 1985 में यूनियन ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बना दिए हैं कि दहेज में जो लिया दिया जाएगा उसकी बाकायदे लिखत में एक लिस्ट बनेगी, लिखत में एक लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट में दूल्हा और दुल्हन यानी ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दोनों के सिग्नेचर होना मस्ट है।
अब जब तुम शादी बंद कराओगे, लड़की वाले की बात कर रहा हूँ, लड़की अगर शादी बंद कराने आवेगी तो सेक्शन 4 में वो ये भी क्लेम करेगी कि हमारे पिताजी ने, माताजी ने इतना दहेज हमारे पति को दिया था, ससुराल वालों को दिया था, तो इससे हमें वापस कराने का ऑर्डर किया जाए। हाँ, तो ये वापस कराने का ऑर्डर तो होगा, लेकिन साबित कैसे करोगे आप कि आपने ये दहेज लड़के वालों को दिया था? क्योंकि लिस्ट तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और यूनिलेटरल लिस्ट जो आपने बना कर दाखिल की है ना, कि हमने ये कार दी थी, सोफा सेट दिया था, ज्वेलरी दी थी, कपड़े दिए थे, पैसे नगद दिए थे, ये जो तुम लिस्ट बना के दस्तखत करा के दाखिल कर रहे हो, इसमें तो खाली तुम्हारी लड़की के दस्तखत हैं जो घर में बैठी है तुम्हारे, और लड़के यानी दूल्हे के तो है ही नहीं। तो ये लिस्ट जो है इनवैलिड है। जिसको इस बात में संदेह हो वो लिखो, इसमें लिख लो, हाथ में पेन से लिखो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो बेयर एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो बेयर एक्ट है, उसके आखिरी में वो लिस्ट लगी हुई है, हर बेयर एक्ट में है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के लास्ट में जो लिस्ट है वो चिपकी हुई है 1985 से आज तक, उसको निकाल के पढ़ लेना। उसमें जो लिस्ट दाखिल करोगे कोर्ट में, वो दोनों के सिग्नेचर होना जरूरी है। और 91 एविडेंस एक्ट, आई एम लॉयर, 45 साल की स्टैंडिंग है मेरी, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वही लॉ है, दिमाग में बिठा लो। बिल्कुल, आप खाली चेक कर लेना किताब से, हम बताए दे रहे हैं। और उसमें आपने लिस्ट में दस्तखत दोनों के चाहिए, आपके दस्तखत से काम नहीं चलेगा। जो सामान बाजार से खरीद के आप लाए थे, सोफा, एसी, टेलीविजन, कार, फलाना, वो सब की रसीद है तुम्हारे पास। रसीद तो ये प्रमाणित करती है कि तुमने बाजार से, फला दुकान से इसे खरीदा, पर ये रसीद ये कहाँ प्रमाणित करती है कि तुमने शादी में दिया? नहीं प्रमाणित करती। शादी वो रसीद खरीदने का सबूत तो है कि इतनी जेवर आप फला दुकान से खरीद कर लाए हो, मान लिया लाए हो तुम, खरीदा ये ठीक है, लेकिन तुमने शादी में हमें दिया है, ये कहाँ से प्रमाणित हो जाएगा? और 91 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कानूनन जिस बात को लिखत पढ़त में होना चाहिए उसकी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते आप। तो अगर लड़की के पिताजी या माताजी अदालत में आकर गवाही भी देना चाहें कि हमने अपनी बेटी की शादी में ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो वो नहीं माना जाएगा। डिफेंस काउंसिल उनका जो हस्बैंड की तरफ से वकील होगा, वो फौरन रोक देगा, एविडेंस एक्ट दिखा देगा सामने। तो इसलिए शादी के समय लिस्ट में दोनों के दस्तखत होने चाहिए। इसका तरीका मैं बता देता हूं कि जब शादी हो रही हो, फेरे हो रहे हो, पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हो, तो लड़की के पिताजी शादी में बैठने से पहले बेटी के कान में पहले से बता दें कि बेटा हम जो दहेज तुम्हें दे रहे हैं ना शादी में, उसकी लिस्ट बनाकर हम तुम्हारे सामने दस्तखत सिग्नेचर करने के लिए मंडप में ही रखेंगे, तो तुम उसमें साइन कर देना और वो लिस्ट जो है हस्बैंड की तरफ बढ़ा देना, अपनी हस्बैंड की तरफ बढ़ा देना। उस समय मंडप में हस्बैंड जो है उस लिस्ट में दस्तखत कर देगा और बताना ये है कि ये सामान दहेज का हम दे रहे हैं, तो जब इसको हम तुम्हारे ससुराल भेजेंगे तो रास्ते में चेकिंग वगैरह होती है कि क्या लिए जा रहे हो, कहाँ से लाए हो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं ले जाना चाहिए, तो वो सब, तो इसलिए लिस्ट में दस्तखत जरूरी है। तो लड़की के दस्तखत हो गए और दस्तखत के बाद उसने अपने होने वाले पति जो बगल में बैठे हैं मंडप में, उससे उसके सामने बढ़ा देंगे। सच्ची बात है कि इतना सामान हम दे ही रहे हैं, तो वो भी सिग्नेचर मार देगा। उस समय वो मना नहीं करेगा। लेकिन दुल्हन अगर घर पहुंच गई और उसके बाद तुम चाहो कि वो लिस्ट में दस्तखत कर दे,
तो हरगिज नहीं करेगा। फिर तुम अपनी लिस्ट बना करके कोर्ट में दाखिल करोगे, वो रद्दी का टुकड़ा होगा। और सेक्शन 4 में भी वो लाखों रुपए का सामान जो तुमने, मैरिज तो फेल हो गई, अब सामान तुम अपना वापस चाहते हो तो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम रो के रह जाओगे कि शादी भी फेल हो गई, हाँ, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, पति भी नहीं मिला और सामान भी चला गया। तो हम तुमको तरीका बता रहे हैं कि जिस समय मंडप में दोनों बैठे हों, फेरे होने वाले हों, उसी समय लिस्ट को पेश करो। हस्बैंड 101% दस्तखत कर देगा, क्योंकि उस समय उसका फोकस अपनी पत्नी पर है, किसी और चीज पर नहीं है। पत्नी मिली नहीं है ना, उसे मिलने वाली है। तो जो चीज मिलने वाली होती है उसमें आकर्षण ज्यादा होता है। तो इसलिए वही एक टाइम है खाली। अगर आप चूक गई तो गई गई भैंस पानी में, उसी समय दस्तखत करा लो उससे, और उसके बाद फिर शादी होने दो। और उस लिस्ट को संभाल के रहे रखो मायके में, ससुराल मत ले जाना, नहीं तो वो सास जब्त कर लेगी। तो इसलिए उसको मायके में ही छोड़ दो लिस्ट को। अगर शादी बहुत अच्छी चलती है, निभ जाती है, तो नथिंग लाइक दैट, तो अच्छा ही अच्छा है। और अगर दुर्भाग्य से शादी फेल हो जाए तो सामान तो तुम्हारा वापस हो जाए। और ध्यान रखना कि सारी शादियां फेल तो नहीं होती, लेकिन जो शादियां फेल होती हैं ना, उनकी भी शादी तो हुई थी ना, फिर भी फेल हो गए। हर शादी का डाइवोर्स नहीं होता, पर जिनका डाइवोर्स होता है उनकी शादी तो हुई ना। तो ये बात आ गई कि सेक्शन जो 5 में जो कम उम्र में शादियां होती हैं, 18 और 21 साल से कम में, वो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में वाइडेबल हैं अंडर सेक्शन 3। और अगर लड़की माइनर है 18 साल से और सेक्शन 3 का उसे इस्तेमाल किया तो मैरिज तो नल एंड वैलिड हो ही जाएगी। सेक्शन 4 का इफेक्ट ये है कि दहेज तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में मेंटेनेंस भी मिलेगा लड़की को, चाहे वो लमसम दे दे 5-10 लाख रुपए तो देना चाहे लड़के वाले, जो दहेज में लिया था वो लौटा दो नगद नगद रूम में, और चाहे तो हर महीने देते रहो। और इधर लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, छोटी थी ना भाई, 18 साल की भी नहीं थी, तो अभी पढ़ाई तो बहुत बाकी है ना, 5-6 साल की, तो पढ़ाई भी करती रहेगी और खर्चा ससुराल से आता रहेगा। ससुराल में रही भी नहीं एक दिन भी, लेकिन खर्चा वहां से आता रहेगा। तो लड़कों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो, उसके उसको वेरीफाई कर लो, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, मैरिज भी नहीं रहेगी और मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, और दहेज का सामान भी वापस चला जाएगा। तो लड़के जो मोहल्ले के हैं वो तालियां बजाएंगे तुम्हारे खिलाफ। हाँ, कह रहे देखो ये आ रहा है बेवकूफ, शादी करी थी, न बीवी मिली न सामान मिला, खर्चा ये और दे रहा है उसको। इसलिए लड़की की उम्र वेरीफाई कर लो, ये 18 से ऊपर होनी चाहिए वो। अब आ जाइए सपिंडा और प्रोविटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में।